हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आपको लास्ट 50 डेज़ में मतलब कि आपका टोटल 50 दिन का टारगेट है, जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराना है। जो कि यूपीएससी में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस बेसिस पे आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें अभी तक आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हो गया है, एक आधी लेक्चर बचा हो वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका जो पॉलिटी का है फर्स्ट लेक्चर आपको दे दिया गया है। अभी आपका इकोनॉमी भी स्टार्ट हो गया है, उसका भी लेक्चर फर्स्ट दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको ये लेक्चर डे बाय डे दिए जा रहे हैं, जिसमें आपके प्रत्येक सब्जेक्ट जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में, साथ ही साथ आपका लास्ट में करंट अफेयर का भी एक क्विक रिवीजन दिया जाएगा। और आपको PT 365 भी कवर कराया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आप करंट अफेयर भी तो इसके लिए तैयार करना है, तो उसमें लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आपको उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें हाँ आपको एक और बात बता दें कि इसमें PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आज के टॉपिक देख लेते हैं कि आज के टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको कवर किया जा रहा है। पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वह है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, संविधान के निर्माण के बारे में। दूसरा, संविधान की सभा की समितियां, कार्यप्रणाली और विशेषताओं के संदर्भ में। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं दिया है तो आप UPSC प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 से एक प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप पहला लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसके कुछ बेसिक को कवर कराया है और आपको एक प्रारूप भी बताया गया है कि इस पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत किन किन टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए, तो हमारा सबसे पहले आता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक तरीके से ये चार्ट बना दिया गया है कि जिसको आपको संक्षिप्त रूप में समझ में आ जाए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आता है वह जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया था, मतलब कि जो जब व्यापार करने आए हुए थे 1600 में, तब महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा और उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए उनके अधिकार विस्तृत प्राप्त किए हुए थे। फिर यह धीरे धीरे प्रक्रिया चली और इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसमें ये दो तरीके से यह देखने को मिला कि कंपनी का शासन जो कि 1773 से 1858 तक रहा, फिर उसके बाद जो ताज का शासन चला वो 1858 से 1947 तक का चला। तो जो ताज कंपनी के शासन के अंतर्गत कितने एक्ट आए, उनके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं, क्योंकि एक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपके कवर हो जाएंगे। फिर आता है आपका ताज का शासन, ताज के शासन से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं तो उनके बारे में और जो भी विभिन्न प्रावधान हैं उनके संदर्भ में दिया गया है। अब आता है इसमें सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आता है एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट जो 1781 में आया, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम इसके अंतर्गत आया हुआ था। तो ये प्रमुख एक्ट आए हुए थे। तो आप पहले नंबर पर एक एक करके प्रत्येक एक्ट को देखते हैं। पहला तो आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक तरीके का एक ऐसा एक्ट था जिसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब बंगाल में गवर्नर बनाए हुए थे तो उसका जो नाम था बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया था, जिनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया था, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। मद्रास, बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे गवर्नर जनरल के, और सभी प्रेसिडेंसियाँ जो थीं वह एक दूसरे से अलग थीं। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में अधिनियम के अंतर्गत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रथम जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वह सर एलिजा MP रहे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत जैसे कि चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड जो थे इनके प्रमुख न्यायाधीश रहे थे। इसकी जो प्रथम बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता इस एक्ट के अंतर्गत मिली, और यह केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत रखी गई। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके अंतर्गत आता है। अब दूसरा आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो कि 1781 में आया हुआ था।
एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। जिस एक्ट में ये प्रावधान दिए गए थे कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार इसके अंतर्गत प्रदान किया गया। तो क्या करने का अधिकार दिया गया कि जो कलकत्ता की सरकार थी उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 के अंतर्गत दिया गया। अब दूसरा एक्ट आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ, इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? दोहरे प्रशासन का इसके अंतर्गत प्रारंभ हुआ। राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को इसके अंतर्गत प्रदान किया, जिसमें जो निर्देशक मंडल बनाया गया था जो कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए अधीक्षण की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन था वह नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नया निकाय का गठन किया गया और इस तरीके से यहाँ पर द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। अब इसके अंतर्गत जो अधिनियम था इसके दो कारण बड़े महत्वपूर्ण थे। पहला कारण तो था कि भारत में कंपनी के अधीन पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसमें कहा गया, और दूसरा आया कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होना। तो इस तरीके से ये दो कारण इसमें बड़े विख्यात हुए। अब आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, यह जो अधिनियम था इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो किसको बढ़ा दिया गया? कंपनी का जो अधिकार था इस अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है कि इस कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया और चीन और चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो कंपनी के जो भी अधिकार थे उनको तो छीन लिया गया, लेकिन इसके जो चीन और चाय के जो व्यापार थे उनको इसमें कंटिन्यू रखा। और इनके कुछ देखा जाए तो जो इसी टाइम पे ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रचार प्रसार के लिए आगमन हुआ था और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी इसी के समय में हुआ था। मतलब कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया हुआ था उसके अंतर्गत आया था। अब आता है हमारा 1853 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम, जिसे बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। जब 1833 आया तो इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाए गए वह लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो किसको बनाया गया प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1833 में ही सिविल सेवकों के लिए खुलती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रथम विधि आयोग का भी गठन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया गया। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया उसके संदर्भ में जानते हैं कि इस अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ कि इसमें विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। फिर दूसरा आता है कि इसके अंतर्गत परिषद में 6 और अन्य पार्षद जोड़े गए, जिनमें विधान पार्षद कहा गया और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए चयन एवं खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की गई। तो इस तरीके से 1853 का एक चार्टर अधिनियम था। अब आता है इसके अंतर्गत चार्टर आपका नेक्स्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ताज का शासन, जो 1858 से 1947 तक रहता है, जिसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम फिर बाद में 1947 में आया, उसके बारे में आता है। अब आता है इसमें सबसे पहले आपका कि 1858 के शासन अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में की पॉइंट वाइज नोट्स बनाया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन के तौर पर ये आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाए कि आप इस तरीके से आप याद करेंगे तो मिसमैच भी नहीं होगा और आपको सिमिलरिटी भी पता चल जाएगी और इसमें क्या किस में नया हुआ इसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से तभी इसको एक सिनॉप्सिस के तौर पर बनाया गया है। 1858 का भारत शासन अधिनियम है जो है वह भारत में शासन जो था वह कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। मतलब कि पहले जो कंपनी के अधीन शासन चलता था वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया
और भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें 15 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। नया पद जो था वह भारत का राज्य सचिव का नियुक्त किया गया और गवर्नर की जगह वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो यहाँ पर आपका गवर्नर जनरल की जगह जो आपका पहले गवर्नर जो बनाए गए थे वह वायसराय कहलाने लगे आपके 1858 के अधिनियम में। अब आता है 1861 का अधिनियम, जिसके अंतर्गत गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली इसमें शुरू की गई। गवर्नर की जनरल की जगह पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली को भी शुरुआत की गई। तो किसका प्रारंभ किया गया? पोर्टफोलियो प्रणाली का भी प्रारंभ इसके अंतर्गत किया गया। तो ये आपका 1861 का अधिनियम है। फिर आता है 1862 का अधिनियम, जिसमें 1892 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने पर अधिकार भी दिया गया। तो बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? 1892 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत की गई और केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। अब आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ली मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिबंध का उपबंध किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा गया। तो ये कौन सा 1919 का अधिनियम था, इसके अंतर्गत आया। फिर आता है 1909 का अधिनियम था। अब आता है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आता है कि इसमें मांटेगू चॉप्सफोर्ड सुधार इस अधिनियम को कहा गया, जिसमें केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लेओनस कॉर्टियस को कहा गया। तो ये 1919 का अधिनियम आया, जिसके अंतर्गत ये आया, जिसमें प्रांतीय विषयों को 2 विभागों में बांटा गया, जैसे हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित के अंतर्गत कहा गया कि जो गवर्नर का शासन होगा इस कार्य को उन मंत्रियों के लिए सहायता देता है जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे, और दूसरा जो था वह आरक्षित विषयों के अंतर्गत जो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है, जो कि विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं था। एक तरीके से देखा जाए तो शासन की इस दोहरी व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहा गया, जो कि काफ़ी हद तक इसे असफल रही। तो ये सफल नहीं रही और इसमें पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी इसमें प्रारंभ की गई थी। और इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य में भारतीय होना इसके तहत नियम जारी किया गया। अब आता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए गए, जैसे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होना, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना होना। फिर आता है कि इसमें 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जैसे कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। और इसमें भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया। देश में मुद्रा एवं साख के नियंत्रण के लिए RBI की स्थापना की गई इसके अंतर्गत, और 1937 में एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो ये आपका 1935 का अधिनियम था, जिसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान किए गए। अब आता है इसके अंतर्गत आपका लास्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह जो अधिनियम था इसे 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने घोषणा की हुई थी कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा और इसकी जो सत्ता है वह उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। और इसके लिए मुस्लिम लीग ने आंदोलन भी किया था और भारत में विभाजन की बात की गई थी। फिर इसके बाद माउंटबेटन योजना आई, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चली। तो चलिए जानते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि इसमें 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना हुआ और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत 15 अगस्त 1947 को हो गया। तो इस तरीके से ये आपका 1947 का अधिनियम आया, जिसमें शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए और ये आपके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तौर पर एक ओवरव्यू है।
अब आता है आपका नेक्स्ट संविधान के निर्माण के बारे में कि संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ। संविधान के निर्माण को देखा जाए तो सर्वप्रथम इसका विचार 1934 में M.N. राय के द्वारा रखा गया था। चलिए तो जानते हैं संविधान सभा के गठन के बारे में कि संविधान सभा का जो गठन है इसमें कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसे जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जिसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य में देखा जाए तो इसमें सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर इसके प्रमुख सदस्य रहे थे। सदस्यों की कुल संख्या इसमें 389 थी, जिसमें 296 जो सीटें थी वह सीधे ब्रिटिश भारत में थी, 93 सीटें जो थी देसी रियासतों में थी। 296 सीटों में 292 सीटों का जो चयन था वह 11 गवर्नरों के प्रांतों के अंतर्गत किया गया और 4 का जो अन्य का चुनाव था वह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के अंतर्गत किया गया। जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था तब उसमें 389 सदस्य थे। 389 सदस्य के अंतर्गत 296 जो थे वह ब्रिटिश भारत में आवंटित थे और इसमें 93 सदस्य देसी रियासतों में आवंटित थे। जो 296 इसमें सदस्य आवंटित थे तो कांग्रेस में 208 थे, मुस्लिम लीग में 73 थे और अन्य दल में 15 थे। और देसी रियासतों के आवंटन में सीटें नहीं भर पाई थी और इसका रीजन था कि खुद को संविधान सभा के अलग रखने का इन लोगों ने निर्णय लिया हुआ था, तो इस कारण से ये प्रक्रिया ऐसी देखने को मिली। अब आता है इसके अंतर्गत कि हर प्रांत में देसी रियासतों में उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आवंटित किया जाना था, कि मतलब कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित करनी थी। लेकिन प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से सामुदायिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया गया जाना था। संविधान सभा में आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित एक निकाय थे। चलिए तो इसके फैक्ट को देखते हैं कि संविधान भारत के लिए संविधान सभा की रचना, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में रखा। फिर मतलब कि जब भी संविधान सभा का विचार रखा गया तो कब रखा गया था? 1924 में। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा में अंबेडकर पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे में हुआ। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान की पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। इसके अंतर्गत ये प्रमुख फैक्ट आते हैं। अब आता है संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में कि इसकी कार्यप्रणाली किस तरीके से रही, कौन सी बैठक कब हुई, क्या इसके संदर्भ में इसकी डिटेल को जानते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में आता है कि इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौशल भवन के चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके संविधान सभा के उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी को और संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव को बनाया गया। फिर आते 13 दिसंबर 1946 के आते आते उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के अन्य कार्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को 4 काम हुए। पहला तो एक कि राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई। तो ये प्रमुख कार्य थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में कितना समय लगा? इसके समय में देखा जाए तो इसे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बहस इसकी टोटल 114 दिन चली और खर्च इसमें 64 लाख रुपए के लगभग इतना रुपये लगा। संविधान सभा को 26 जनवरी 1950 से 1951 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के तौर पर इन्होंने कार्य किया। अब नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या को देखा जाए तो ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधि थे, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर 213 सामान्य, 79 मुस्लिम और 4 सिख थे। अनुसूचित जनजाति में सदस्यों की संख्या 33 थी और महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो महिला सदस्यों के बारे में जानते हैं कि संविधान में महिला सदस्य जैसे कि पहली आती है अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी एनी मैस्करेन, तीसरी बेगम एजाज रसूल, चौथी दक्षियानी बेल्यादुन, 5वीं जी दुर्गाबाई,
छठी हंसा मेहता, 7वीं कमला चौधरी, 8वीं लीला रे, 9वीं मालती चौधरी, 10वीं पूर्णिमा बनर्जी। फिर आती है रेणुका राय, फिर आती है उसके बाद सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, 14वें नंबर की सुचेता कृपलानी और 15वीं विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये प्रमुख इसकी जो 15 सदस्यीय महिलाएं रही उनके बारे में है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। इसमें कुछ समितियां आई, जैसे कि जो समिति थी पहली आती है संघ शक्ति समिति, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। राज्य के लिए समिति, जो कि राज्य से समझौता करने वाली समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष रहे इसमें, और जिसमें उप समिति में मौलिक अधिकार की उप समिति GB कृपलानी के द्वारा और अल्पसंख्यक उप समिति में SC मुखर्जी रहे थे। फिर आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से रिलेटेड अलग से क्वेश्चन आते हैं कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ। इनके सदस्य 7 थे। जिम्मेदारी का संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इसके अध्यक्ष में डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जिसमें इनके अन्य सदस्य में N गोपाल स्वामी अयंगर, कल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, जिन्होंने BL मित्र का स्थान प्राप्त किया था, और TT कृष्णामाचारी, जिन्होंने DP खेतान की मृत्यु के बाद पदभार ग्रहण किया हुआ था। तो इसके ये 6 प्रमुख सदस्य थे, और इसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिसके जो प्रारूप समिति है जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जो कि संविधान का प्रारूप तैयार करना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि संविधान के प्रभाव में आने के संदर्भ में कि कौन कौन सी बैठक कब हुई, कौन सी चर्चा कब हुई। तो इसके बारे में कि संविधान का प्रारूप की देखा जाए तो प्रारूप BR अम्बेडकर जी के द्वारा अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया। आम चर्चा 9 नवंबर 1948 को ही। दूसरी बार जो विचार था 15 नवंबर 1948 को हुआ। तीसरी बार विचार 14 नवंबर 1949 को। प्रस्ताव पेश 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया, जिसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 25 भाग 471 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ अभी प्रेजेंट में कार्यरत है, प्रेजेंट में अनुसूचियाँ हैं। अब आता है संविधान के परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाए तो जब संविधान मतलब कि लागू हो गया था तो उसके पहले ही कुछ अधिकार लागू कर दिए गए थे, मतलब कि कुछ अनुच्छेद जो थे संविधान लागू होने के पहले ही इसको लागू कर दिया गया था, जिनमें कुछ 15 अनुच्छेद ऐसे थे जिन्हें संविधान के परिवर्तित होने के पहले ही लागू कर दिया गया था, जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 को परिवर्तित किया गया, जबकि शेष अनुच्छेद जो थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसी दिन से ही संविधान की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये संविधान के निर्माण और कार्यप्रणाली और उसकी प्रारूप के संदर्भ में समितियाँ, इन सब के बारे में, सदस्यों के बारे में देखा। अब आती हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में, इन प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि संविधान में कुछ विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें पहला तो आता है कि संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जैसे कि लिखित संविधान में कि संविधान को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक लिखित जो कि अमेरिका का संविधान है, अलिखित जो कि ब्रिटेन का संविधान है। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित बृहद संविधान होता है। फिर आता है विभिन्न स्रोतों से विहित होना कि भारत के संविधान में कई देशों के संविधान के अलग अलग अधिनियम लिए गए हैं, जैसे कि संविधान का जो अधिकांश ढांचा है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कुछ जैसे कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, संघीय जो संकल्पना है इसको ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, USSR, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के संविधान से, इसे विभिन्न देशों के संविधान से इसकी कुछ विशेषताओं को लिया गया है। नम्यता और अमान्यता का समन्वय है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है कठोर मतलब कि नम्य है और जो सरल मतलब कि नम्य है।
कठोर अनम्य के अंतर्गत देखा जाए तो जिसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जैसे कि अमेरिका संविधान। अमेरिका का संविधान होता है, और लचीला संविधान वैसा होता है जो कि एक तरीके से नम्य होता है, और इसमें संशोधन की प्रक्रिया वही होती है जो अन्य कानूनों के निर्माण में होती है, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान में। तो अमेरिका के संविधान में कठोर कानून है और ब्रिटेन के संविधान में लचीला है। लेकिन भारत में किसका समन्वय है? नम्यता और अमान्यता दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, जैसे कि भारत के संघीय सरकार की स्थापना होती है, जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं: दो सरकार होना, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी जो होती हैं वह एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी इसमें विद्यमान करती हैं, जैसे कि सशक्त केंद्र होना, एक संविधान होना, एकल नागरिकता होना। तो ये इसमें एक देखा जाए तो यह एकात्मकता के साथ साथ संघीय व्यवस्था की ओर झुकाव भी इसमें देखने को मिलता है। सरकार का संसदीय रूप होता है केस में, जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है, ब्रिटेन में संसदीय तंत्र है। लेकिन भारत में देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर इसमें दोनों की शक्तियों का एक समामेलन देखने को मिलता है। फिर आता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता के संदर्भ में देखा जाए तो जो भारत की संसदीय संप्रभुता का जो नियम है वह ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वह अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी तरीके से भारत की जो सर्वोच्च न्याय प्रणाली है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। तो इस तरीके से इसमें एक समन्वय देखने को मिलता है। अब आता है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के अंतर्गत देखा जाए तो भारत में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, और जहां पर भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालतें और अन्य निचली अदालतें एक तरीके से कार्यरत है, जो कि और अमेरिका में जो संघीय कानूनों की जो संघीय न्यायपालिका है और राज्य कानूनों की न्यायपालिका अलग तरीके से लागू है। लेकिन भारत में एक तरीके से संघीय अदालत है जो कि एक शीर्ष निकाय के तौर पर कार्य करती है। फिर आता है मौलिक अधिकार के संदर्भ में कि मौलिक अधिकार के 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि इसके राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इस संविधान की भारत की अनूठी विशेषता कहा था, जिसमें संविधान के चौथे भाग में शामिल किया गया है, जो सामाजिक, गांधीवादी और उदारबौद्धिक से मिला जुला है। फिर आते हैं मौलिक कर्तव्य जो कि मूल संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया, और इसमें आंतरिक आपातकाल के दौरान इसे शामिल किया गया था, और इसे 286वां संविधान संशोधन हुआ था, उसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके अंतर्गत इसे एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को भी संकल्पित करता है, जैसे कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसमें यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है, जिसमें कुछ प्रावधान होते हैं जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को बताते हैं, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसमें प्रस्तावना को इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, सुरक्षा, समान संरक्षण की बात करता है। इसी तरीके से विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना को प्रस्तावित करता है। सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार भी है, जिसमें भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव को सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर चुना जाता है, जिसमें हर व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष से हो वह धर्म, लिंग, जाति, साक्षरता या संप्रदाय इत्यादि के आधार पर बिना भेदभाव के मतदान करने का इसमें अधिकार है। एकल नागरिकता का होना कि भारतीय संविधान फेडरल है, लेकिन इसमें 2 लक्षणों जो कि एकल और संघीय दोनों तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात जिसे भारतीय नागरिकता कहा जाता है। एक स्वतंत्र निकाय है कि इसमें केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार को न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है।
यह एक जो है वह स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करते हैं, जिसमें भारत के सरकार के लोकतांत्रिक गणतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में भी इसे परिकल्पित किया गया है। आपातकालीन प्रावधान भी है कि इसमें आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रपति के लिए बृहत आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं, जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सुरक्षा, संविधान एवं देश में लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करें, उसके संदर्भ में है। फिर आता है इसमें त्रिस्तरीय सरकार का होना। त्रिस्तरीय सरकार के संदर्भ में कि जैसे कि संघीय जो मूल रूप से देखा जाए तो इस अन्य संघीय संविधानों में, भारतीय संविधान में 2 स्तरीय व्यवस्था है और संगठन के संदर्भ में प्रावधान है जो कि केंद्र राज्य की शक्तियों को अंतर्विष्ट करता है। जैसे कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज और पंचायती और नगर पालिका के स्तर पर इसमें 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, जो कि संविधान की अनुसूचियों जो 9 भाग 9 में नई अनुसूची भाग 9 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जिसमें समय के रहते कुछ संशोधन भी किए गए। तो ये इसके संदर्भ में रही वो कुछ मूल संविधान में भी पहले से ही वर्णित थे। यहाँ पर ये विशेषताएं संविधान की प्रमुख 16 तरीके की विशेषताएं हैं, तो इनके बारे में आपको समझाया भी गया, तो आप समझ ही गए होंगे। तब आप नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे के जो बीटा चैप्टर है उनको कवर किया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। साथ ही साथ और भी जितने भी आपको वीडियो दिए जा रहे हैं उन सभी की PDF प्राप्त होगी। धन्यवाद।